नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडु केयर के जीके जीएस नोट सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी से शुरुआत करने वाले हैं साइंस की। जी हां दोस्तों, आज से हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों की बहुत दिनों से मांग थी साइंस पढ़ाइए, तो आज मैं अपना नोट्स लेकर के आया हूं और ये नोट्स मेरे मित्र ने लिखा है जिसका नाम है धनंजय कुमार, तो उसका शुक्रिया अदा करना न भूलें। आज हम लोग शुरुआत करेंगे जूलॉजी से और यह जो है आपका सेट वाइज नोट्स है, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स है। तो बायोलॉजी से हम शुरुआत कर रहे हैं लेकिन सारे सब्जेक्ट का नोट्स हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है ये, और हर क्वेश्चन का नंबर लिखा हुआ है। हर सेट में आपका लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोग डेली एक सेट करके इसको कंप्लीट करेंगे। डेली एक या दो सेट हम लोग एक या दो वीडियोज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले सभी वीडियोज बेहतरीन होने वाले हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से, आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नोट्स और ये वीडियो कैसे लगे। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों, और आप हमारी मदद करते हैं तो हम आगे बढ़कर आपकी और ज्यादा मदद करने को आतुर होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द जो है वह कैसे बना है। तो बायोलॉजी शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो है बायोस जिसका अर्थ होता है जीवन यानी कि लाइफ, और लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन यानी कि स्टडी। तो ये जो है आपका बायोस और लोगोस, ये दोनों शब्दों से मिलकर के बना है बायोलॉजी शब्द। ठीक है, तो यह बेसिक जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विश्व में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये थे लैमार्क जो कि फ्रांस के थे, एवं ट्रेविरेनस। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो लैमार्क जो थे वो फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो थे वो जर्मनी के थे, और इन्होंने ही 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है दोस्तों, तो याद रखिएगा लैमार्क और ट्रेविरेनस। नेक्स्ट है आपका, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यह भी कई बार पूछा जा चुका है। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जिसको अंग्रेजी में एरिस्टोटल भी कहा जाता है, तो उनका नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, साइंस के विभिन्न सेगमेंट से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, रेलवे में, एसएससी में, कि किस चीज के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यह पूरा का पूरा लिस्ट है आपका दोस्तों यहाँ पर, और इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पर आने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे हम लोग एपी कल्चर कहते हैं। करंट अफेयर्स में भी बराबर मधुमक्खी पालन से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा होती रहती है, तो वहां पर भी ये शब्द आप सुनते होंगे, एपी कल्चर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं एंथोलॉजी। नेक्स्ट है आपका, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एर्केनोलॉजी। नेक्स्ट है, जीवों के शरीर पर ताप के प्रभाव का अध्ययन, मतलब जीवों के शरीर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसका अध्ययन किया जाता है, जिसको कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। ठीक है, और क्रायोजेनिक इंजन के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, जो कि रॉकेट में यूज होता है, तो उसी से याद रखिएगा क्रायोजेनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों डेंड्रोलॉजी। ठीक है, और इस शब्द के बारे में भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी के आधार पर मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों के सुधार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। आनुवंशिकी के आधार पर, हेरिडिटी के बेस पर मानव जाति की आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी में जो भी सुधार होने हैं, उनके अंगों में, उनके कार्यशैली में, उनके शरीर में क्या बदलाव होने वाला है, उनके स्वभाव में क्या बदलाव होने वाला है, इसका अध्ययन कहलाता है यूजेनिक्स। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? हेरिडिटी के अध्ययन को, यानी कि आनुवंशिकी के अध्ययन को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, और उसी से जो भावी पीढ़ी तैयार होने वाली है उसमें जो भी सुधार हो सकते हैं उसको यूजेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों के अध्ययन को। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसी को जेनेटिक्स कहते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जीवों के आनुवंशिक लक्षणों, हेरिडेटिकल प्रॉपर्टीज जो होती है जीवों की, उनमें वंशानुगति का अध्ययन किसे कहते हैं? तो यह कहलाता है जेनेटिक्स। नेक्स्ट है सरीसृपों का अध्ययन, जो आपके सरीसृप में आते हैं। सांप हो गया, आपका केंचुआ हो गया, ये सब आपका सरीसृपों में आते हैं। घड़ियाल भी आपका सरीसृप में आता है। तो सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट है मछलियों का अध्ययन, तो मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी कहते हैं मछलियों के अध्ययन को। नेक्स्ट है मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। सुंदरता किसे प्यारी नहीं होती? खासकर लड़कियों को बहुत ज्यादा प्यारी होती है दोस्तों, और हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। तो मानवीय सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं कैलोलॉजी। नेक्स्ट है आपका कवकों का अध्ययन, फंगाई का जो अध्ययन होता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं, और यह कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चींटियों का अध्ययन। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंट्स का अध्ययन कहलाता है मिर्मिकोलॉजी। मिर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीवों को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं ना, तो माइक्रोबायोलॉजी इसको कहते हैं, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को। नेक्स्ट है आपका सर्पों का अध्ययन। देखिए सरीसृपों का अध्ययन अलग था, यहाँ पर सर्पों का अध्ययन अलग से, मतलब स्नेक्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओफियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा ओफियोलॉजी कहते हैं सर्पों के अध्ययन को। नेक्स्ट है आपका पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को। नेक्स्ट है जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन, ह्यूमस का अध्ययन जो कहलाता है उसे कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी कहते हैं जीवधारियों में जीवाश्मों के अध्ययन को। नेक्स्ट है आपका मत्स्य पालन का अध्ययन। देखिए मछलियों का अध्ययन हम लोगों ने अलग पढ़ा था, और यहां पर है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का अध्ययन, इसको कहते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर को आजकल सरकार बहुत प्रमोट भी कर रही है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पीसी कल्चर आखिर किसको कहते हैं। तो मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन यानी कि अलगी का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा फल सबको प्यारे होते हैं, फल सब लोग खाते हैं, बड़े मीठे मीठे होते हैं। आम, लीची कौन नहीं खाना चाहेगा दोस्तों? तो फलों का अध्ययन जो है वह पोमोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं रोगों की प्रकृति, कारण एवं लक्षणों का अध्ययन। कोई भी रोग होता है तो उसकी प्रकृति क्या है, उसके कारण क्या है, उनके लक्षण क्या है, यह बायोलॉजी में अक्सर पूछा जाता है, तो इसका अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। और यह जानते भी होंगे पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो लोग भी डॉक्टर वगैरह होते हैं, तो पैथोलॉजी कहते हैं रोगों की प्रकृति, कारण एवं लक्षणों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जंतु के कान, नाक, गले का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइनोलॉजी कहलाता है। ये साइंस, ये आपकी डॉक्टरी में पढ़ाई जाती होगी। राइनोलॉजी कहते हैं जंतु के कान, नाक और गले के अध्ययन को। कान, नाक, गला का देखते हैं अलग से डॉक्टर होता है ना, तो उसको राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन का अध्ययन, यह है सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर को भी भारत सरकार बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है दोस्तों, तो इसके लिए अलग अलग योजनाएं भी आई हैं। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन शायद आप लोग जानते भी होंगे, इसको कहा जाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है आपका छिपकलियों का अध्ययन। छिपकली सबके घर में होती होगी, डर भी लगता होगा, खासकर लड़कियों को बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत सारे लड़के भी डरते हैं, बच्चे तो बहुत ज्यादा डरते हैं छिपकलियों से, हालांकि वो हानिकारक नहीं होती, फिर भी छिपकलियों का अध्ययन जो होता है उसे कहा जाता है सौरोलॉजी। सौरोलॉजी कहा जाता है छिपकलियों के अध्ययन को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। काष्ठी पेड़ों के संवर्धन को कहा जाता है सिल्वीकल्चर, और यह कई बार पूछा गया है। ठीक है, सिल्वीकल्चर कहते हैं काष्ठी पेड़ों के संवर्धन को। ठीक है, जिसमें आपका बनाया जाता है क्या बोलते हैं उसको, दो
पौधों को मिला करके और तीसरा पौधा एक तरह का तैयार किया था, जिसमें आम के भाषा में बोले तो हम लोग वो बोलते हैं ना, बीजू का जो पेड़ होता है उसको काट करके उसमें अंटा बांध देते हैं और फिर जो है आपका नया कलम तैयार हो जाता है दूसरे आम का। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है आपका सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन जिसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो जो लोग गांव देहात से होंगे या फिर नर्सरी के आसपास होंगे तो वो लोग मेरी भाषा को समझ पाए होंगे, बाकी लोग डायरेक्ट याद रखिए, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जंतु विज्ञान का अध्ययन। जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक पहले भी देख चुके हैं, अरस्तु को कहा जाता है। और फिर है आपका वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि आपका बॉटनी का जनक कहा जाता है थियोप्रेस्टस को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों तथ्य जो है कई बार पूछे जा चुके हैं, तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वर्गीकी का जनक। वर्गीकी का जनक जो कहा जाता है, जैसे आपका जीवों का वर्गीकरण जो किया गया था सबसे पहले कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था, तो उसी के क्रम में है वर्गीकी का जनक कहा जाता है लिनियस को। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे भी कि ये इन्होंने किस प्रकार से जीवों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है? हेरिडिटी का जनक कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को, जिनके प्रयोग के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं जीवाश्मिकी का अध्ययन। जीवाश्मिकी यानी कि ह्यूमस का अध्ययन किन्होंने किया था? तो इनको कहा जाता है लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने को जो है, लियोनार्डो दा विंसी को कहा जाता है जीवाश्मिकी का जनक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो लुई पाश्चर को कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले टीका भी बनाया था चेचक का। ठीक है, तो इनको कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। ठीक है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है वॉन वेयर को। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, वॉन वेयर आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीवाणु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो एंटोन वन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक है, एंटोन वन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का अध्ययन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कवक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो माइकेली को कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर माइकोलॉजी जो है कवक विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, तो माइकेली याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक, ये कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। ठीक है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। सॉरी, यहां पर मैंने गलत बता दिया। लुई पाश्चर जो है उन्होंने पाश्चराइजेशन का खोज किया था। पाश्चराइजेशन जो प्रक्रिया होती है जिससे हम लोग दूध को या फिर किसी दूध को काफी लंबे समय तक वो संरक्षित रख सकते हैं, तो वो लुईस पाश्चर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक का टीका का आविष्कार किया था। ये थोड़ा सा गलती हो गया मुझसे, माफ कर दीजिएगा। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक जो है वह एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, और इन्होंने ही सबसे पहले चेचक के टीका की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान का जनक। कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को, और यह भी कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय पारिस्थितिकी का जनक, यह कहा जाता है आपका आर मिश्रा को। ठीक है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक, ये याद रखिएगा, भारतीय पारिस्थितिकी, भारतीय शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो ये कहा जाता है आर मिश्रा को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय बायोलॉजी का जनक। यहां पर भी बायोलॉजी का जनक नहीं है, भारतीय बायोलॉजी का जनक है। ठीक है, तो भारतीय बायोलॉजी का जनक कहा जाता है आर एस कश्यप को। ठीक है, यह सब तथ्य जो है आपको बहुत कम किताबों में मिलेगी दोस्तों। ये भारतीय बायोलॉजी का जनक, यह तो मुझे नहीं लगता, मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा था कभी, आर एस कश्यप। नेक्स्ट है आपका भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो एम ओ ए अयंगर को कहा जाता है, एम ओ ए अयंगर। नेक्स्ट है आपका जीव जगत को जंतु समूह में एवं वनस्पति समूह में किसने बांटा था? तो यह अरस्तु ने किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जीव जगत को जंतु समूह एवं वनस्पति समूह में किसने बांटा था? तो अरस्तु ने बांटा था। नेक्स्ट है जंतु जगत एवं पादप जगत में
किसने बांटा था? जंतु जगत एवं पादप जगत में किसने बांटा था? तो ये बांटा था लिनियस ने, ठीक है, लिनियस ने, यानी कि कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में समस्त जीवों को किन 5 भागों में बांटा था? तो यहां से एक ये भी हो गया कि R.H. व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा था, और वो 5 भाग थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया, ठीक है। ये पांचों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और किसने बांटा था? R.H. व्हिटेकर ने, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस जगत के जीवों में संगठित केंद्रक कोशिकांगों का अभाव होता है? तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं उनमें संगठित केंद्रक या फिर कोशिकांगों का अभाव होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीवाणु नील हरित शैवाल किसके उदाहरण है? तो जीवाणु और नील हरित शैवाल जो है वो मोनेरा के उदाहरण है। तो इससे ये भी आप समझ सकते हैं कि जीवाणु में जो है संगठित केंद्रक और कोशिकांगों का अभाव होता है, साथ ही नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी में भी संगठित केंद्रक नहीं होता है और कोशिकांगों का अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस जगत में रखे गए हैं? तो ये प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं वो रखे जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। एक कोशिकीय शैवाल, प्रोटोजोआ और डायटम किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है प्रोटिस्टा के ही उदाहरण हैं। तो प्रोटिस्टा के उदाहरण भी आपको यहाँ पर पता चल गया कि एक कोशिकीय शैवाल, प्रोटोजोआ और डायटम जो है वो प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सेलुलोज की कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस जगत में रखे गए हैं? तो ये पादप जगत में रखे गए हैं, क्योंकि कोशिका भित्ति हम लोग जानते हैं कि किसमें होता है, केवल पौधों में होता है, ठीक है। सेल वॉल जो होता है वो दोनों में होता है। आपका कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली जो है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होती है, जबकि कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादपों में होती है। तो यहाँ पर पादप जगत में आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, और कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेलुलोज की कोशिका भित्ति से युक्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस जगत में रखे जाते हैं? तो पादप जगत में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है, पादप जगत को किस ग्रुप में बांटा गया है? तो यह है थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृत बीजी और अनावृत बीजी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बस इतना याद रखिए, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृत जीवी एवं अनावृत जीवी। नेक्स्ट है आपका, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विषम पोषी जीवों को किस में रखा गया है? तो जंतु जगत में रखा गया है। यूकैरियोटिक यानी कि जिसमें आपका एक से ज्यादा कोशिका होती है, एक या दो से ज्यादा कोशिका होती है, उसको यूकैरियोटिक कहा जाता है। और जिसमें केवल एक कोशिका होती है उसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विषम पोषी जीवों को किसमें रखा गया है? जंतु जगत में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जीवों की द्विनाम पद्धति का प्रचलन किसने किया? जीवों की द्विनाम पद्धति का प्रचलन जो है वह भी किया था लिनियस ने 1753 में। लिनियस ने 1753 में जीवों की द्विनाम पद्धति का किया था प्रचलन, ठीक है। और द्विनाम पद्धति क्या है यह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका पहला जो है वंश का नाम होता है। जैसे यहाँ पर मेढक का वैज्ञानिक नाम, जैसे यहाँ पर मनुष्य का लेते हैं, तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वह है होमो सेपियंस, ठीक है। तो पहला जो आपका होगा वह आपका होगा वंश का नाम, और दूसरा जो होगा वह आपका जाति का नाम होगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है द्विनाम पद्धति, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो है जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोज की थी या फिर सबसे पहले देखा था उसका भी नाम होता है। तो होमो सैपियंस और लिनियस यह जो है मनुष्य का पूरा वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम देखेंगे जो कि बराबर पूछे जाते हैं। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, ये हम लोग देख चुके हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस, ठीक है। यहाँ पर इंडी लिखा हुआ है, इससे समझ सकते हैं कि गाय जो है वो इंडिजिनस जीव है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरियसिस,
कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है, याद रखिएगा। फैमिली के साथ बड़ा घुल मिल करके रहता है कुत्ता, इसीलिए इसका फैमिलियरिस नाम है, तो याद रखिएगा, इससे भी याद हो सकता है आपका। उसके बाद है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम, तो फेलिस डोमेस्टिका। यह भी जो है घरेलू जीव है, इसलिए डोमेस्टिका लिखा हुआ है। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, तो फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है, कुत्ता बिल्ली का हो गया। अब देखते हैं मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है मुस्का डोमेस्टिका। यह भी घर में पाई जाती है, तो मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है। लेकिन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, फेलिस और मुस्का अलग अलग है। नेक्स्ट है विषाणु की खोज किसने रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे से की और इसका नाम टोबैको मोजैक वायरस रखा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी, किसमें की थी, तो रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में की थी, और इसका नाम क्या रखा था, तो टोबैको मोजैक वायरस रखा था इवानोवस्की ने, जो कि रूस से थे, 1892 ईस्वी में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसने विषाणु को रवेदार रूप में प्राप्त किया था, क्रिस्टल के रूप में विषाणु को किसने प्राप्त किया था, तो स्टैनले ने प्राप्त किया था। विषाणु किन दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बने होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है प्रोटीन की खोल जो न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैप्सिड, ठीक है। प्रोटीन का एक आवरण होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो कैप्सिड कहा जाता है, ठीक है। यह भी जो है जिस प्रकार का क्वेश्चन आजकल बायोलॉजी में पूछा जा रहा है बीपीएससी वगैरह में, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं कैप्सिड की छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं, तो कैप्सिड की छोटी छोटी इकाइयों को कैप्सोमियर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है या तो आरएनए या फिर डीएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो आरएनए या डीएनए होता है। जो हम लोग पढ़ेंगे केंद्रिका के बारे में, तो केंद्रिका में आपका पाया जाता है आपका आरएनए, डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपका केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका पादप वायरस में न्यूक्लिक अम्ल होता है। पादप वायरस में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो आरएनए होता है, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहा ही जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं जंतु वायरस में न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है, तो डीएनए होता है, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है, डीएनए का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं बैक्टीरियोफेज जो जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं, इनमें न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है, तो डीएनए होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो आपके वायरस होते हैं, और बैक्टीरियोफेज जो है वो गंगा के पानी में पाया जाता है। यही कारण है कि गंगा नदी का पानी जो होता है वो इतना शुद्ध होता है, विशुद्ध होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो जीवाणु भोजी होते हैं, जीवाणु को खा जाते हैं या फिर जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं, और उनका न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह डीएनए होता है। जिन विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको रेट्रो विषाणु यानी कि रेट्रो वायरस कहा जाता है, ठीक है। अभी कोरोना काल में आप लोगों ने रेट्रो वायरस के बारे में बराबर सुना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जिस विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है एडिनो वायरस या फिर एडिनो विषाणु कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद जरूर रखिएगा। कौन एक संपूर्ण विषाणवीय कण है जो कि संक्रमण फैलाने में सक्षम है, मतलब विषाणवीय कहने का मतलब जो विषाणु में पाया जाता है, वैसा कौन सा एक कौन है, कौन सा एक संक्रमण फैलाने में सक्षम विषाणु में पाया जाने वाला कण है, ठीक है। तो यह संपूर्णतया विषाणु में ही पाया जाता है, इसको कहा जाता है विरियोन, ठीक है। विरियोन विषाणु में संपूर्णतः पाया जाने वाला एक कण है जो कि संक्रमण फैलाने में सक्षम होता है। सीधा साधा ये बात याद रखिएगा, नाम है विटियोन। आगे देख लेते हैं वायरस स्वयं वृद्धि नहीं कर सकते, ये केवल जीवित परपोषी की कोशिका में ही गुणन करने में सक्षम है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी इसको कहा जाता है, क्योंकि वायरस जो होता है वह स्वयं ग्रोथ नहीं कर सकता है, यह केवल जो है जीवित परपोषी की कोशिका में ही गुणन करने में सक्षम है, और यदि उसको जीवित परपोषी नहीं मिलता है तो वो खुद ही डेड हो जाता है, ठीक है।
तो जैसा आप लोग देखते होंगे कि कोरोना वायरस के दौरान हमको कहा जाता था 6 फीट का दूरी रखो, यदि आपके शरीर पर चिपक गया तो फिर तो वो जिंदा हो जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा, अगर आपके शरीर तक नहीं पहुंच पाया तो फिर वो मर जाएगा, 2-3 घंटे के अंदर खुद ही मर जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता था ना कोरोना वायरस के दौरान। तो इसे कहा जाता है अविकल्पी परजीवी, क्योंकि वह जो है जीवित कोशिका दूसरी जीवित कोशिकाओं में ही अपना गुणन कर सकता है, अपना संवर्धन कर सकता है, बाकी समय वो मृत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वायरस जनन कर सकते हैं, वायरस जनन कर सकते हैं एवं ये संवेदनशील होते हैं। इन पर प्रभाव पड़ता है किसका? ताप और पराबैंगनी किरणों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किस पर? तो वायरसों के जनन पर, प्रजनन पर, और ये वायरस जो होते हैं वो संवेदनशील भी होते हैं। और वायरस पर किसका प्रभाव पड़ता है? ताप का और पराबैंगनी किरण का प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने देखा था कोरोना वायरस के दौरान भी कहा जा रहा था कि गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा, है ना, इस तरीके का बोला जाता था ना। तो ये ताप का प्रभाव ही है जिसके बारे में कहा जाता था। विषाणु नष्ट कर देते हैं, क्या नष्ट कर देते हैं? तो पोषी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो पोषण वाली जितनी भी कोशिकाएं होती है उनको नष्ट कर देते हैं और इसीलिए इम्यूनिटी का अभाव हो जाता है। ठीक है, तो विषाणु नष्ट कर देते हैं पोषी कोशिकाओं को। ठीक है, न्यूट्रिशनल जो सेल्स होते हैं उनको। आगे देखते हैं वीरोइड्स की खोज किसने की थी? तो वीरोइड्स की खोज की थी टी.ओ. डाइनर ने, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। और अब देख लेते हैं वीरोइड्स है क्या। तो सिट्रस एग्जिकार्टिस रोग, जिसको कहा जाता है नारियल के पेड़ का कंडाग रोग। ठीक है, तो इसी का कारण जो होता है वह है वीरोइड्स। वीरोइड्स के कारण ही नारियल के पेड़ में कंडाग रोग, या फिर इसी को कहा जाता है सिट्रस एग्जिकार्टिस रोग, तो यह जो होता है वीरोइड्स के कारण होता है। ठीक है, केवल प्रोटीन से बने वायरस कौन से होते हैं? तो इनको कहा जाता है प्रियॉन। केवल प्रोटीन से जो वायरस बनते हैं इनको प्रियॉन कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं प्रियॉन की खोज एवं नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रियॉन की खोज, प्रियॉन किसको कहा जाता है? ऊपर हम लोगों ने देखा केवल प्रोटीन से बने वायरस जो होते हैं उनको प्रियॉन कहा जाता है, और प्रियॉन की खोज एवं नामकरण का श्रेय दिया जाता है स्टेनले क्रूसिफर। स्टेनले क्रूसिफर को दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रोयूट सल्फेट जैकब रोग। क्रोयूट सल्फेट जैकब रोग, जिसको CJD रोग भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का रोग है, या जिससे पागलपन या फिर याददाश्त की कमी हो जाती है। इसका क्या कारण है? तो प्रियॉन ही इसका कारण है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपका क्रोयूट सल्फेट जैकब रोग CJD रोग का कारण कौन सा है? तो प्रियॉन ही है। ठीक है, और प्रियॉन की खोज और नामकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? स्टेनले प्रूसिनर को दिया जाता है। और प्रियॉन क्या है? तो केवल प्रोटीन से बना वायरस है। ठीक है, आगे देख लेते हैं मैड गाय बीमारी। मैड गाय बीमारी या BSE, इसको BSE भी कहा जाता है, इसका कारण भी कौन है? तो प्रियॉन ही है। ठीक है, प्रियॉन के कारण बकरियों और भेड़ों के मस्तिष्क कोशिका को नष्ट करने वाली बीमारी कौन सी है? तो इसे स्क्रेपी रोग कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रेपी रोग से निपटने के लिए सरकार जो है वह बहुत सारा काम कर रही है आज के डेट में, और यह जो है बकरियों और भेड़ों के पालन में सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आया था। तो इसका भी कारण जो है वह प्रियॉन ही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्वाइन फ्लू का वाहक विषाणु कौन सा है? तो H1N1 वायरस है। ठीक है, याद रखिएगा H1N1 जो है वह स्वाइन फ्लू का वाहक विषाणु है सॉरी। आगे देख लेते हैं जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने की। कब? 1676 ईस्वी में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो मतलब पूछिए ही मत कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह जरूर याद रखिएगा। आपका जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, और इससे पहले हम लोग देखें कि विषाणुओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। ठीक है, जो कि रूस के रहने वाले थे। आगे देख लेते हैं ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु को क्या कहा था? तो इन्होंने जंतुक कहा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एहरेनबर्ग ने किया था 1838 ईस्वी में। यह भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं किसने यह बताया कि जीवाणु से रोग फैलता है? यह जो है लुई पाश्चर एवं कोच ने बताया था। लुई पाश्चर एवं कोच ने बताया था कि जीवाणु से रोग फैलता है। आगे देख लेते हैं जीवाणुओं में राइबोसोम पाए जाते हैं।
स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं जीवाणुओं में राइबोसोम? तो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं। जिन जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाए जाते हैं वे कैसे होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि अपना पोषण स्वयं करते हैं। अब क्लोरोफिल पाया जाएगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा ना। तो जिन जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है वह स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और इनको प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है। जीवाणु के कितने प्रकार होते हैं? तो यह देख लेते हैं जीवाणु के कितने प्रकार होते हैं। तो आपका पहला है कोकाई, जो कि गोल होता है। दूसरा है बैसिलस, जो कि अंडाकार होता है, दंडाकार, डंडे के आकार का होता है बैसिलस। ठीक है। लैक्टोबैसिलस आप लोगों ने सुना होगा, दूध से दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल होता है, तो वो बैसिलस प्रकार का जीवाणु है। ठीक है, दंडाकार होता है। इसके बाद है आपका स्पाइरिला। स्पाइरिला जो होता है वह सर्पिल होता है, स्पाइरल का मतलब ही होता है सर्पिलाकार। ठीक है। और उसके बाद है वाइब्रियो, जैसे यह जो होता है कोमा के आकार का होता है, इस प्रकार का होता है, कोमा के आकार का। और वाइब्रियो कॉलेरी, जो कि कॉलेरा के रोग के लिए आपका कारक है, तो वाइब्रियो कॉलेरी इसका उदाहरण हो सकता है। ठीक है। तो जीवाणु के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के जीवाणु यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एजोटोबैक्टर इसको कहा जाता है, और क्लोस्ट्रीडियम कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लोस्ट्रीडियम तो कई बार पूछा जा चुका है, एजोटोबैक्टर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। ठीक है। अब लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं उनको कहा जाता है राइजोबियम। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे जो होते हैं दलहन पौधे होते हैं, और दलहन पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जो होते हैं उनको राइजोबियम कहा जाता है। कई बार पूछा गया, स्टार मार्क का, डबल स्टार कर सकते हैं इसको। ठीक है। मनुष्य के पाचन तंत्र में पाया जाने वाला जीवाणु जो पाचन क्रिया में सहायक होता है क्या कहलाता है? ई कोलाई कहा जाता है। और ई कोलाई आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर बराबर कहते हैं कि ई कोलाई बी कोलाई कराना होगा आपको। जब भी पेट वगैरह में दर्द होता है या फिर पेशाब वगैरह में जलन होता है तो ई कोलाई बी कोलाई कराया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ई कोलाई किसको कहा जाता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में पाया जाने वाला जीवाणु जो पाचन क्रिया में सहायक होता है वही ई कोलाई कहलाता है। आगे देख लेते हैं, दूध के खट्टा होने का कारक जीवाणु कौन सा है? तो दूध के खट्टा होने का कारक जीवाणु है लैक्टोबैसिलस केसियाई। ठीक है, लैक्टोबैसिलस तो सब लोग जानते होंगे, लैक्टोबैसिलस केसियाई इसका पूरा नाम है, यह बहुत कम लोग जानते होंगे। तो दूध के खट्टा होने का कारण क्या जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस केसियाई। ठीक है। तंबाकू के पत्ते में सुगंध का क्या कारण है? तो इसको कहते हैं माइकोकोकस। माइकोकोकस नाम का जीवाणु होता है उसमें, इसीलिए तंबाकू का पत्ता जो होता है वह सुगंधित होता है। अब चाय के पत्ते में सुगंध का क्या कारक है? तो नाम है इसका मेगाथीरियम। याद रखिएगा, मेगाथीरियम। नेक्स्ट है, चमड़े के शोधन एवं जूट के रेशों को अलग करने में कौन सा जीवाणु प्रयोग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। चमड़े के शोधन एवं जूट के रेशों को अलग करने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग? जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाणु जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, यह आप यहां से देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से प्राप्त प्रतिजैविक कौन सा है? तो क्लोरोमाइसेटिन। क्लोरोमाइसेटिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो यह जो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि जीवाणु है। ठीक है, याद रखिएगा, वेनेजुएली लिखा हुआ है यानी कि वेनेजुएला में पाया गया होगा पहली बार ये, इसीलिए इसका नाम वेनेजुएली रखा गया है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस इसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्टेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। स्टेप्टोमाइसिस ग्रीसियस जो है उससे जो आपका प्रतिजैविक यानी कि एंटीबैक्टीरियल जो दवाई प्राप्त होती है उसको कहा जाता है एंटीबायोटिक, इसको कहा जाता है। तो यह जो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन याद रखिएगा, क्लोरोमाइसेटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और यह जो है आपका नियोमाइसिन। नियोमाइसिन भी जो है आपका प्रतिजैविक है, और
एंटीबैक्टीरियल है और यह जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रोडी से प्राप्त होता है। तो यह तीनों जो है याद रखिएगा बराबर। जो आपका बीपीएससी में तो अक्सर पूछा जाता है प्रतिजैविकों के बारे में, तो याद जरूर रखिएगा। ओके, चलिए यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चंस का सेट 1 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग सेट 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि बहुत विविध प्रकार के क्वेश्चन पूछे मतलब इसमें डाले गए हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि कुछ नई जानकारियां मैंने दी हैं, तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यह नोट्स आपका हर एक सब्जेक्ट का इसी प्रकार का नोट्स यदि आपको चाहिए, सेट वाइज हर एक क्वेश्चन पर नंबरिंग दिया हुआ और बेहतरीन नोट्स, थोड़ा सा राइटिंग हल्का सा जो है वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, लेकिन समझ में आ जाता है। आपके सामने मैंने पढ़ करके देखा, और पहले मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ इसको, फिर भी मैं पढ़ करके देख आपके सामने सुनाया हूँ। तो इसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि खुद के लिए नोट्स लिखा गया था, किसी और के लिए नहीं लिखा गया था। लेकिन आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आता तो मैं तो यहाँ पर पढ़ करके आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो यदि ये नोट्स आप चाहते हैं लेना, तो आप पूरा का पूरा नोट्स ले सकते हैं, इकोनॉमी को छोड़ करके। बाकी हर सब्जेक्ट का नोट्स मेरे पास अवेलेबल है। लगभग 15,000 क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चंस का संकलन है, जिसमें जो कि हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यदि लेना चाहते हैं इसी प्रकार के नोट्स, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9525360283 पर, जो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा। ठीक है, आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहां पर मैं आपको दे दूंगा एक सैंपल नोट्स, जिसमें हर तरह के नोट्स का 2-4 सेट आपको दिया हुआ रहेगा। लगभग 1500 के आसपास क्वेश्चन है, वो फ्री में आप ले सकते हैं मुझसे, और वो देखिए, पढ़िए, समझिए। और यदि आपको लगता है कि जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, तो मात्र 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 1100 रुपया, मात्र 1100 रुपया पेमेंट करके आप टोटल का टोटल नोट्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। और केवल जीके जीएस का ही नोट्स नहीं दोस्तों, बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए मैं बिहार स्पेशल का नोट्स मुफ्त दूंगा, मेरा खुद का लिखा हुआ। और इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स का नोट्स भी जनवरी से लेकर आपके एग्जाम तक का आपको मुफ्त में दिया जाएगा इन नोट्स के साथ। ठीक है, तो पूरी तैयारी आपकी संभव है। जीके जीएस के लगभग आपके 60 to 70% क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आने वाले हैं। इससे पहले भी ऑडिटर का एग्जाम हुआ है, तो उसमें मैंने देखा है कि 60 to 70% क्वेश्चन जीके जीएस के यहाँ से आए हैं। और आपका करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का नोट्स मेरा कैसा होता है यह तो आप लोग जानते ही हैं। तो निश्चित तौर पर जुड़िए हमसे और यह नोट्स लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9525360283 पर, जो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है। ठीक है, और ये डिटेल में आपके पास जानकारी है, जो कि मेरे बुक का पहला कवर है। चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट भी करते रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।